तो सर सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से विरोध पे उतरे हुए हैं, या राजनीति घटिया इतनी ओछी कर रहे हैं विकास के उसमें और पर्यावरण के उसमें, जनजातीय अधिकारों के बीच में टकराव के कारण मतलब बन चुके हैं राहुल गांधी। 20 ट्रिलियन का गैस का रिजर्व है। इसको कौन बचाएगा? इसको राहुल गांधी तो बचाएंगे नहीं आके। बहुत प्लीज। जरूरी है संजीव जी कि हमारी वहां पर एक तरह से रक्षा दृष्टि से हमारी वहां प्रेजेंस हो। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन ये भारत का ईरान और अमेरिका के लिए से उसका स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वो बन जाएगा क्या? तो हमारे देश का 30% जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुद्र का, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार के चारों तरफ है। ये स्ट्रेटेजिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एक कोना बर्मा की तरफ जाता है, दूसरा कोना जो है थाईलैंड वगैरह की तरफ जाता है। 80% दुनिया का ट्रेड जो बड़े देशों की तरफ जाता है, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ये सब उसी पेनिनसुला में है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो एयरबेस बनने वाला है, ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो प्रोग्रेस होने वाली है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोगों को बिठाना जरूरी है बिकॉज वो हमारा आउटपोस्ट होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं, विशेष कार्यक्रम के विशेष मेहमान, स्टेटमेंट हिंदी पे काले साहब। काले साहब मीडिया का और भारतीय वायुसेना का जाना माना नाम है। कार्तिकेय काले साहब पूर्व एयर कमोडोर हैं भारतीय वायुसेना के, और बहुत कुछ जिया है। सर, स्वागत है स्टेटमेंट हिंदी में। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काले साहब, आज हम सर दो सब्जेक्ट पे बात करेंगे, और दोनों ही करंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है और इसकी जरूरत भारत को क्यों है, और विपक्ष क्यों इस प्रोजेक्ट पे चीख पुकार मचा रहा है। जी दूसरा सर। सर, सेकंड पार्ट हमारा आज के कार्यक्रम का होगा, दिनेश त्रिवेदी साहब को बांग्लादेश का हाई कमिश्नर बनाए जाने के पीछे का गुणा गणित, जबकि वहां अभी हाल में ही सरकार बदली है। 2 साल से कत्लेआम मचा था वहां हिंदुओं का। इस सब पे फिलहाल हम बात करते हैं सर। ग्रेट ग्रेट निकोबार जो है सर, वो ऐसा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जो कि 75,000 से 81,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा परियोजना है सर। और इसका उद्देश्य जो मैंने पढ़ा है अब तक और जो देखा है आप लोग के बीच बात करके, कि मलक्का स्टेट के पास अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, टाउनशिप और पावर प्लांट बनाकर हिंद महासागर में सामरिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। लेकिन सर जी सवाल यह है कि जो चीज भारत के इतने विकास के लिए हो, भारत की हदों को सुरक्षित करने के लिए हो, पर्यावरण, जनजातीय अधिकारों के बीच टकराव का सर ये चर्चा क्यों बन गया है? इतना शानदार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो गलाथिया बे में बड़ा बंदरगाह होगा। जी संजीव जी, इसका जो राजनीतिक कारण है वो तो बड़ा ही क्लियर है। देखिए, जनरल सीडीएस जो हमारे थे, जनरल रावत, उन्होंने बहुत पहले बोला था कि हम ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। वो जो ढाई में से जो आधा फ्रंट है, एक पाकिस्तान हो गया, एक चीन हो गया, और वो जो आधा फ्रंट है, कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो चाहते हैं कि इस देश का विकास ना हो। एंड देखिए, ऐसा है कि सारी दुनिया का इतिहास, आप किसी भी देश का इतिहास देख लीजिए, जहां जहां विकास हुआ है वहां वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अड़चन आती है। देखिए, जो नॉर्मल जीवन आपका चल रहा है, आप जब उससे बेहतर जीवन की अपेक्षा रखते हैं तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते हैं, और उसमें हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, या आपका जो फेमिलियर लाइफ है उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा बदलाव आए। परंतु वो बदलाव जो है आपके अपने ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब ये लोग चाहते हैं, जो इस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स का सहारा लेके जो पीछे पड़ जाते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि बस हम ये बताएं कि नहीं भाई, स्टेटस को मेंटेन करिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। और यही यही प्रकृति का नियम है, और क्योंकि ये प्रकृति का नियम है इसलिए इंसान को इसी तरह से इसको रहना चाहिए। परंतु आप किसी भी देश की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखिए, जिस भी देश ने ग्रोथ किया है उसने हमेशा इस नियम को तोड़ा है। देखिए, ये जो स्टेटस को का नियम है, इसको बिना तोड़े आप ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, यानी आप बड़े हो ही नहीं सकते हैं। अब हमको पता है कि प्रधानमंत्री का जो गोल्डन विजन है वो है 47 तक हमें जो है तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना। ठीक है, और वो दिख भी रहा है कि वो हो सकता है। देखिए, अंडमान निकोबार में अभी कुछ दिन पहले ही, अबाउट 6 महीने पहले, हमारे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने बोला था कि वहां पर जो है हमारे पास अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, जिसकी कॉस्टिंग अगर लगाई जाए तो ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन के करीब है, तेल और नेचुरल गैस। अब उसमें कितना तेल है और कितना नेचुरल गैस है ये अभी हम कह नहीं सकते, पर उसका एक्सप्लोरेशन जारी है। तो अब आप देखिए कि हमारे देश की धरती से इतनी दूर, देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड 1200 किलोमीटर दूर है हमारे नियरेस्ट पॉइंट से। और क्योंकि मैं हवाई जहाज में कई बार अंडमान निकोबार में जो दो एयरफोर्स स्टेशन हैं
उनको विजिट कर चुका हूं, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूँ। 1200 किलोमीटर दूर है, और टोटल 750 किलोमीटर उसकी ऑलमोस्ट लंबाई है आइलैंड्स की। ऊपर की तरफ अंडमान है और नीचे की तरफ जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और उसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये बनने की कोशिश है। अब ये 750 किलोमीटर जो स्ट्रेच करता है, तो आपको देखिए जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बर्मा बॉर्डर से, म्यांमार से जो है करीब 40 किलोमीटर नीचे है पहला आइलैंड, और जो आखिरी आइलैंड है वो करीब थाईलैंड से केवल 400 किलोमीटर के करीब दूर है। तो यानी आप उस आइलैंड पे यदि हैं, ग्रेट निकोबार पे आप बोट में बैठे, तो आप जो है 10 घंटे के अंदर थाईलैंड पहुंच जाते हैं, बोट में बैठ के, नॉर्मल सिंपल बोट पे, बिकॉज वहां पर सी जो है बड़ा काम भी है और शैलो भी है। तो अब बात इस बात की हो रही है कि इतना बड़ा इकोनॉमिक, और हमारे देश का 30% जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुद्र का, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार के चारों तरफ है। तो अब आप देखिए 30% आपकी जो संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, वो इसके चारों तरफ है। ठीक है, ये हमारे से 1200 किलोमीटर दूर है। ये स्ट्रेटेजिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एक कोना बर्मा की तरफ जाता है, दूसरा कोना जो है थाईलैंड वगैरह की तरफ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो सब इतनी बड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी बड़ी कहानी पिछले दिनों 6-7 महीने से चल रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी क्या कहती है? वहां से तेल निकलता है, नीचे आता है श्रीलंका के नीचे, साउथ ऑफ श्रीलंका, दक्षिण श्रीलंका से नीचे से होके गुजरता है, फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ आता है। और 3 चैनल है अंडमान निकोबार आइलैंड में। इन तीनों चैनल में से एक चैनल के थ्रू गुजरता है, 6 डिग्री चैनल एक है, और एक प्री पेरिस चैनल है, और तीसरा जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। ये तीनों चैनल्स के थ्रू में से वो ट्रेड निकलता है, और फिर जाके वो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में घुसता है। तो अब आप सोचिए सर कि हमारी, हाँ तो, और यस ये यस। बाय द वे 80%, 80% दुनिया का ट्रेड जो बड़े देशों की तरफ जाता है, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ये सब उसी उसी पेनिनसुला में है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब उसी आर्क में है। ये सारा का सारा ट्रेड उस तरफ जाता है, और उसके नीचे पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया। अब आप समझे क्वाड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए ये सब लिंक्ड है। अब ये पूरी कहानी जो है ये एक साथ लिंक्ड है, परंतु जो इंडियन ऑपोजिशन है वो इस पूरी कहानी को नहीं देख रहे। वो केवल ये देखना चाहते हैं कि बस जो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो एयरबेस बनने वाला है, ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो प्रोग्रेस होने वाली है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोगों को बिठाना जरूरी है, बिकॉज वो हमारा आउटपोस्ट होगा एक तरह से। ठीक है ना। और अंडमान निकोबार कमांड तो हमारा पहले ही बना हुआ है, उसमें तो पहले ही वहां पर मिलिट्री पहले ही पहुंची हुई है। ऐसा नहीं है कि आइलैंड्स में वहां पर मिलिट्री नहीं है, परंतु मिलिट्री है। और जब ये आर्थिक डेवलपमेंट होगी, देखिए जब ये अर्थशास्त्र वहां का बदलेगा, जब इकोनॉमिक्स वहां बदलेगी, तो ऑब्वियसली देश को पैसा भी आएगा उससे। हम अपने ईजेड की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम ड्यूअल यूज एयरफील्ड बनाएंगे, मिलिट्री का और सिविल एयरफील्ड भी होगा। हम यहां से वहां डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगी, हम एकदम से पहुंच जाएंगे। अभी हम ग्रेट निकोबार आइलैंड पहुंच भी नहीं सकते हैं। सर मैं भारतीय वायुसेना के 35 साल जी एयर कमोडोर, एयर पायलट, फाइटर जेट पायलट रहे। कार के काले से बात करके मेरा दिमाग खुल गया है कि सर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है भारत का, वो भारत को तो मजबूती देगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की हदों को सुरक्षा करेगा, और जहां तक है सीमाएं इसकी मजबूत करके जल में भी इसकी रक्षा करेगा। लेकिन क्या सर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन ये भारत का ईरान और अमेरिका के लिए से उसका स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो बन जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। देखिए भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिक, जिस तरह से लोकेशन है, देखिए जियोग्राफी यानी भूगोल की लोकेशन, आपकी जो भूगोलिक लोकेशन है भारत की, वो इतनी सुंदर है और इतना इंडियन ओशन को डोमिनेट करती है कि एक्चुअली कोई भी देश जो है इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन ओशन को उस तरह से डोमिनेट नहीं करता जैसे हम करते हैं। और इंडियन ओशन देखिए, 3 ही तो महासागर हैं, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, और इंडियन ओशन हो गया। पैसिफिक तो बंट रखा है, अमेरिका ने भी कब्जा कर रखा है। अटलांटिक नॉर्थ की तरफ से है, रशिया और यूरोप उस पे कब्जा कर रखा है। तो भारत का जो इंडियन ओशन रीजन है ये बहुत ही क्रिटिकल है, और ये दोनों महासागरों के बीच का महासागर है। यानी आपको दक्षिण से लेके यदि उत्तर की तरफ जाना है तो आपको ये क्रॉस करना ही पड़ता है इंडियन ओशन को। आप इंडियन ओशन को क्रॉस किए बिना जा नहीं सकते। तो दूसरी बात यह है कि ये दोनों जो हैं वेदर में बहुत ही खराब वो हैं। अटलांटिक और पैसिफिक जो है नॉर्मली ये ठंडे देश हैं, लेकिन जो इंडियन ओशन है वो वार्म ओशन है, यानी वो नेविगेबल है 365 दिन। आप उसमें 365 दिन समुद्र में आप वहां जहाज चला सकते हैं, वहां पानी ना जमता है, ना वहां पर वेदर की कोई एक्सट्रीम्स हैं।
ठीक है ना। और उसके साथ साथ यदि हम देखें कि देश के जो दक्षिणी भाग है, देश का दक्षिणी भाग है, श्रीलंका के नीचे वाला जो भाग है, उस पे दक्षिण से जो शिप्स जाती हैं, उनको सबसे छोटा रास्ता जो है वो अंडमान निकोबार के थ्रू, और देन फिर उसके बाद स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का के थ्रू, देन साउथ चाइना सी में जाके सीधा चीन में हांगकांग की तरफ। और चीन का 80% ट्रेड जो है वो इसी रूट पे है। तो यदि हम उस, और चीन इसीलिए इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश कर रहा है। देखिए 2020 में इंडियन नेवी ने यह रिपोर्ट करा था कि चीन ने अंडर वाटर ड्रोन से पूरे पूरे इलाके को मैपिंग करने की पूरी कोशिश कर ली है। और आपको यह भी याद होगा कि जब भी हम कोई मिसाइल प्रोडिक्शन करते हैं उड़ीसा के कोस्ट से, इमीडिएटली चाइनीज जो स्पाई शिप्स हैं वो अंदर आ जाती हैं और उसके अखबार में खबर आ जाती है, क्योंकि वो दिखती हैं ऊपर से, और इंडियन जो भारतीय नौसेना के हवाई जहाज हैं वो उसका पीछा भी करते हैं। परंतु हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रोक इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस वहां है नहीं। और चीन की जो नेवी है वो बड़ी है, हम हमारे कैपेबिलिटी में शायद हमसे बराबर नहीं है, परंतु फिर भी बहुत बड़ी है। तो सर उसको चेक भारत, करने के लिए सर बहुत प्लीज। जरूरी है संजीव जी कि हमारी वहां पर एक तरह से रक्षा दृष्टि से हमारी वहां प्रेजेंस हो, जिससे हमारा 30% जो हमारा रेवेन्यू है, और जो अभी हम बोल रहे हैं 20 ट्रिलियन का गैस का रिजर्व है, इसको कौन बचाएगा? इसको राहुल गांधी तो बचाएंगे नहीं आके। तो सर सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से विरोध पे उतरे हुए हैं, आंख पे उनके पट्टी बंधी हुई है, ये राजनीति घटिया इतनी ओछी कर रहे हैं कि मतलब वो ये विकास के उसमें और पर्यावरण के उसमें जनजातीय अधिकारों के बीच में टकराव के कारण मतलब बन चुके हैं राहुल गांधी। वो ये सब दलीलें दे रहे हैं कि पर्यावरण प्रभावित होगा, जनजातीय अधिकारों का हनन होगा। लेकिन सवाल ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो कि 75 से 80 हजार करोड़ के आसपास की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, अगर ये तैयार हो जाती है सर, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो गलाथिया वे में जी बड़ा बंदरगाह हो सकता है, एयरपोर्ट दोहरे उपयोग वाला होगा, यहाँ से नागरिक और सैन्य हवाई अड्डा होगा, टाउनशिप पावर प्लांट भी होगा जो विकास और ऊर्जा के लिए नए आयाम भारत को देगा। सर ये सब अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, जमीन पे खड़ा हो जाता है, तब किन किन देशों को कब कब कहां कहां दिक्कत होगी और हम कहां से मजबूत हो जाएंगे कि वो देश हमारे पे आश्रित हो जाएंगे सर, आपात देखिए, स्थिति में। जितने भी देश जो हैं ईस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड है, जितने भी देश ईस्ट में, ठीक है ना, छोटे देश जो हैं, और साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं, इंक्लूडिंग चीन, बिकॉज चीन के पास देखिए समुद्र की कोई ओपनिंग नहीं है। चीन की एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है कि चीन के पास समुद्र की कोई ओपनिंग नहीं है, इसलिए उसको साउथ चाइना सी से निकल के इंडियन ओशन में आना पड़ता है, या साउथ चाइना सी से साउथ जाके नीचे पैसिफिक में और अटलांटिक में घुसने की कोशिश करनी पड़ती है। और साउथ चाइना सी का जो पानी है वो बहुत शैलो है, इसीलिए जो है वहां पर बड़ी शिप्स जा नहीं सकती है। तो चीन एक तरह से ना भौगोलिक दृष्टि से बंधा हुआ है, और वो ठीक तरह से अपने ओशन, जो इंडियन उनकी अपनी नेवी है, उसको यूज नहीं कर पाता है। लेकिन चीन ने अपने अपनी नेवी को सक्षम बनाया हुआ है। वो इस बात पे सक्षम बनाया हुआ है, याद रखिए। चीन क्या कोशिश कर रहा था, एक बहुत बड़ी फेमस है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके जो एक थ्योरी आई थी, जिसमें चीन जो है ईरान के पोर्ट से लेके, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस तरफ से लेके नीचे की तरफ आते हुए पाकिस्तान में ग्वादर, ग्वादर के बाद इस तरफ बांग्लादेश में जाके सितवे, सितवे के बाद म्यांमार में पोर्ट, और उसके बाद नीचे घूम के जो है वो श्रीलंका में हम्बनटोटा। तो इस तरह से चीन जो है एक तरह से भारत के चारों तरफ एक लकीर खींच रहा था, और इन सब देशों से अपनी दोस्ती बढ़ा के उनके पोर्ट्स को ड्यूअल यूज के लिए, दैट मींस कि हम्बनटोटा पे तो उसने उसने इतनी बड़ी लंबी लीज ले ली श्रीलंका से कि वो अपने रक्षा, दैट मींस चाइनीज नेवी की शिप्स वहां जाके डॉक करने लगी। और वो इलाका चीन के पास पहले नहीं था। तो चीन हम्बनटोटा, ग्वादर, ऐसे पोर्ट्स को यूज करके अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में परमानेंटली रख सकता है, जो भौगोलिक दृष्टि से पॉसिबल नहीं है अगर ये सब ना करे वो। तो अंडमान इस निकोबार आइलैंड्स का जो हमारा ग्रेट निकोबार बेस बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली चीन का हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज चीन की सारी शिप्स जो है वहीं से निकलेंगी और कहीं से जा ही नहीं सकती, या तो मतलब गोल सर, घूम के आएंगी नीचे से। मतलब सर जिस दिन चाहेगा भारत इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे उस जी दिन चीन को एक जगह खड़ा कर देगा, जैसे अमेरिका बिल्कुल, को यदि चाहे स्टेट तो ऑफ देखिए होम्स में भारत की, होर्मुज में खड़ा कर दिया ईरान ने। बिल्कुल संजीव जी, देखिए भारत की कभी ये मंशा नहीं रहेगी, परंतु दुनिया, आप मानते हैं ना कि दुनिया, क्या बोलते हैं, एक बहुत फेमस दिनकर जी ने ही कहा था कि जब तक आप अपना बल ना दिखाएं तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। ठीक है ना, तो वही है। वो कविता की सही लाइनें मुझे याद नहीं आ रही, मैं कवि नहीं हूं, परंतु मैंने पढ़ा था बचपन में और मुझे हमेशा से याद है। ठीक है ना, शायद
दंतहीन अगर गरल हो, मतलब आप अगर सांप के दांत ही ना हो तो उसके विष की कोई तो वो विष नहीं दे सकता, तो उसकी कोई इज्जत नहीं कर सकता। तो यही होता है। हाँ, मत तो यानी कि हम अपने हाथ में एक डंडा हमेशा रखना चाहिए। ठीक है ना? वो सर डंडा क्या, जो है, वो दंड जो है, वो चाहे हम किसी देश के आगे यूज करें ना करें, परंतु हमारे हाथ पास अपनी सुरक्षा के लिए वो दंड होना चाहिए। बिल्कुल सर, भय बिन होए ना प्रीत, वो वाली कहावत है कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। बोले संजीव जी। सर, ये आर्थिक गेम चेंजर भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित कर भारत जो है वो सिंगापुर जैसे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत भी कम हो जाएगी। एक तो इसका बड़ा बेनिफिट मैंने जी। ये पढ़ा है, अब देखा है। इसके जो आर्थिक जहां, बेनिफिट्स हैं वो तो आप बोल ही रहे हैं। मैंने केवल अभी जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स सुनाए हैं आपको संजीव सर, जी, क्योंकि सर, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके जी आर्थिक सर, बेनिफिट्स भयंकर हैं। जी सर, भयंकर हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हाँ। और सर, अंडमान और निकोबार जो है द्वीप जो हैं, हैं। उनका भी माफ कीजिए। समग्र विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एक रास्ते खुलेंगे, बिल्कुल सोर्स ऑफ बिल्कुल इनकम बढ़ेगा वहां पे, है ना। एक बिल्कुल। स्वावलंबन जो है वो बढ़ेगा वहां के लोगों में। स्थानीय लोग जो वहां के हैं वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे अब मैं बढ़ोतरी बस के एक छोटा हिसाब सा से। इंसिडेंट देता हूँ संजीव जी, क्योंकि मैं कार्निक आइलैंड्स गया था इंस्पेक्शन करने के लिए, जो भारतीय वायुसेना का बेस है। सबसे पहले तो यह कार्निक आइलैंड्स में लोग जा ही नहीं सकते, परमिट चाहिए होता है आपको, स्पेशल परमिट चाहिए होता है। ठीक है? आप जो स्पेशल परमिट लेके वहां पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं? देखिए, वहां गांव वाले हैं, खुश हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ना खुश हैं, परंतु वो जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेनलैंड में आना चाहते हैं, वो पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हैं। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मालूम पड़ा कि भाई, लोग तो वहां रह गए हैं, बड़े बूढ़े लोग रह गए हैं, परंतु बच्चे जो हैं वो सब के सब अब मेनलैंड पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हैं। और पोर्ट ब्लेयर में यदि बच्चे अगर अपनी जीविका का साधन या अपनी पढ़ाई का साधन नहीं ढूंढ पाते, तो फिर वो वहां से कोलकाता या चेन्नई जाना चाहते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप क्यों डिनाई कर रहे हैं भाई, अंडमानीज और निकोबारीज को, ताकि वो अपना आगे कुछ सर, वो कर सकें। इस टाइम जो स्टेट मेरे पे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ इस वक्त, आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर कमांडर मिस्टर काले, कार्तिकेय काले, जिन्होंने 35 साल सेवा दी भारतीय वायुसेना को। सर, हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मलक्का स्टेट के बेहद करीब है। जो वैश्विक जी व्यापार जो 25%, उसके लिए प्रमुख समुद्री मार्ग भी है ये। यहाँ पोर्ट से जी भारत की नौसेना और वायुसेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी, और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला जो है उसको करने में मदद मिलेगी। और चीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबेगा, सोचेगा कि हमारा रास्ता जो बिल्कुल। है हिंद महासागर में साफ नहीं रहा, बीच में अड़ंगा है कोई ना कोई। एक तो ये जी सर। दूसरे सर, इसमें एक चीज बड़ी आती है, इसमें अब दलीलें जो विरोधी दे रहे हैं, पर्यावरणविद दे रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी दलीलें ये है कि जैसे पर्यावरणीय विनाश का कारण बन सकता है ये। मतलब लगभग 130, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है, लगभग 130 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये फैले घने वर्षा वनों की कटाई और लाखों पेड़ों को गिराए जाने का इसमें अंदाजा है, अगर इसको डेवलप करेंगे। दूसरे सर, जो जनजातीय समुदाय पर खतरे की दलील दे रहे हैं विपक्षी दल, कि साहब वो शोम्पेन और निकोबारी जैसे संवेदनशील और अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के अस्तित्व और उनके अधिकारों, यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर भी संकट का आरोप लगा रहे हैं, बाधा जो डाल रहे हैं, जो जी तर्क दे रहे हैं, जी वो ये यहाँ गलत होगा। एक सर और है, जो प्रिय क्रियात्मक खामियां हैं वो इसमें ये आ रही हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो EIA जिसको कहेंगे, जनजातीय सहमति यानी ग्राम सभा की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं अपनाई गई है, नहीं अपनाई जा रही है इसमें। दूसरे, प्राकृतिक आपदा का जोखिम सर, इस इलाके में ये क्षेत्र भूकंप और सुनामी के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। जी इन जी सबको जी। लेके सर मैंने कई आपको 4-5 बिंदु दिए हैं। अब आप बताइए सर, अब भी ये क्यों होना चाहिए ग्रेट निकोबार ओके। प्रोजेक्ट कामयाब। ठीक है। ठीक है संजीव जी, देखिए सबसे पहले तो जो टोटल एरिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, वो करीब 910 से 950 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ठीक है ना? और ओके, पानी जब चढ़ता है और पानी जब जाता है तो उसमें फर्क पड़ जाता है जमीन का, इसीलिए कहते हैं कि एग्जैक्ट उसके डायमेंशंस जो हैं वो एग्जैक्टली पता नहीं, पर आप एवरेज लगा लीजिए 940 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। उसमें से ट्राइबल रिजर्व जो है वो 750 किलोमीटर के करीब है, साढ़े सात ओके, सौ स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है ना? उसमें से जो 84 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको उन्होंने रिजर्व, उसको रेवेन्यू लैंड में ले लिया है, ट्राइबल रिजर्व को। ठीक है ना? ये है असली पॉइंट। ठीक है? ये जो 84 किलोमीटर स्क्वायर जो इन्होंने ट्राइबल रिजर्व लैंड है, इसको उन्होंने रेवेन्यू लैंड में ले लिया है, और इसकी डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है। इसमें से और 11 किलोमीटर स्क्वायर तो 1972 में ले लिया था, वो सरकार अब नहीं ले रही है। तो देखिए, मैं अब आपको फाइनल पॉइंट्स बता रहा हूं, जो कोई भी ऑपोजिशन लीडर जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो मोटी मोटी ऊपर की बातें करते हैं, परंतु असली असलियत क्या है वो फैक्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? और ये जो डेवलप्ड एरिया जिसको हम डेवलप कर रहे हैं,
सरकार की तरफ से वो 166 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस 166 स्क्वायर किलोमीटर में 35 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो है वो ऑलरेडी रेवेन्यू लैंड है। रेवेन्यू लैंड यानी आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब बच गया उसमें से 136 के करीब फॉरेस्ट लैंड, जिसकी वो भरपाई करना चाहते हैं। तो देखिए, एनवायरमेंट रूल्स में और लीगल पोजीशन में बड़ा क्लियर है कि यदि आप कहीं पर किसी जरूरत के कारण फॉरेस्ट लैंड को काटते हैं तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, कहीं और पे आपको एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, भारत सरकार का बड़ा क्लियर है कि वो एफोरेस्टेशन के लिए ऑलरेडी तैयार है। इनफैक्ट उन्होंने अंडमान निकोबार इटसेल्फ में जो है 25,000 से ज्यादा जो है पेड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, और उनका जो टोटल एम है कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, केवल अंडमान निकोबार। उसके अलावा उन्होंने इस कॉम्पनसेशन को, क्योंकि एफोरेस्टेशन का कॉम्पनसेशन देखिए जो पूरे भारत की सीमा को देखता है, वो केवल अंडमान निकोबार को अलग नहीं देखता है। कानून के हिसाब से आप भारत में कहीं और भी उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कॉम्पनसेशन के लिए हरियाणा को भी टारगेट किया हुआ है कि भाई हम यस हरियाणा में भी लगाएंगे। और अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की उनकी बिल्कुल सरकार की जो वो देखें, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई हम ये करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि ये सब है, ये सब ऑलरेडी हो रहा है, और साथ में 2006 से, आपको विश्वास नहीं होगा, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। 2006 से ये इस पे काम चल रहा है कि भाई आपको इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, इसके हमको क्या क्या क्लियरेंसेस चाहिए। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है, सारे क्लियरेंसेस, सारी कानूनी अड़चनें जो है वो दूर हो चुकी हैं, और इसीलिए इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा सर। बनाने का केवल एक ही कारण है कि कानूनी अड़चनें अब खत्म है, तो कानून इसमें बीच में नहीं पड़ेगा। सर अब आप बोल रहे 2000। हैं कि निकोबारी, हाँ जी, मैं बस वो सर एक प्लीज। बारी निकोबारी और हाँ शोम्पेन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, शोम्पेन की स्ट्रेंथ करीब 200 से 250 के बीच में है, और निकोबारी की क्या भी करीब 1100 लोग के हैं वहां पर टोटल, इतनी ही स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। और रिजर्व फॉरेस्ट का पे अधिकार उनका ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो जो सरकार ने जिस लैंड को डी नोटिफाई किया है फॉरेस्ट लैंड को रेवेन्यू लैंड बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू लैंड को नोटिफाई कर दिया है फॉरेस्ट लैंड वापस बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए, सर ऐसा होता है कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए आपको एडजॉइनिंग पैकेट चाहिए, यानी आपको जमीन इकट्ठी चाहिए, आपको बटी हुई जमीन नहीं चाहिए। तो जब आप जमीन को इकट्ठी करते हैं तो उसमें आप ऐसा करते हैं, आप फॉरेस्ट लैंड को रेवेन्यू लैंड डिक्लेयर कर देंगे, और रेवेन्यू लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करके वहां पर बीज लगा देंगे ताकि वहां जंगल बन जाए। पर टोटल एरिया जो है, इनफैक्ट टोटल एरिया शोम्पेन और निकोबारीज के लिए जो एरिया उनको दिया गया है उससे ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज है, रिडक्शन नहीं है, इंक्रीज है। और बाय द वे ये सर प्रोजेक्ट बहुत लंबा है। देखिए, ये प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू हो रहा है, परंतु इसकी कंप्लीशन 47 की है। सर आपने एक चीज अभी कही है, जी 2006 से ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी, मतलब जी, इसको ब्लूप्रिंट इस तैयार पे किया गया स्टडी था होनी शुरू हो गई 2000। थी। जी जी, जी 2006 में तो सर भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मोदी की बिल्कुल गवर्नमेंट तो बिल्कुल 2014 में आई है। तो ये सर कांग्रेस की बिल्कुल। गवर्नमेंट जो थी उसने जी ब्लूप्रिंट बना के, अब जब मोदी जी ने इसको बढ़ाना चाहा, जी अंजाम तक पहुंचाना चाहा, तो सर लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है वो सवाल मतलब खड़े करने लगा है। वो जनहित में नहीं देखिए बता मैं रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परियोजना प्राकृतिक जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े अपराधों में से एक है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस 2006 में जब इस योजना को ब्लूप्रिंट बनाना, कागज पे पेंसिल से ग्राफ बनाना शुरू किया था, तब ये फिर क्या उस टाइम प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ नहीं था? वो शुरुआत तो आपने की थी। अब मोदी जी अगर बिल्कुल उसको अमल में बिल्कुल। ला रहे हैं, सपनों को साकार कर रहे हैं, जमीन पे ला रहे हैं, तो वही उस वो आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मतलब से डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार बनाना चाहते हैं क्या इस बस संजीव ग्रेट जी, मैं बस, निकोबार प्रोजेक्ट को? जी जी, बस मैं संजीव जी इतना ही आपको याद दिलाना चाहूंगा, और सभी दर्शकों को भी, कि बस याद रखिए कि राहुल गांधी ने एक डील साइन करी थी चीनियों के साथ, और उसके कारण जिन्होंने डोकलम में, उन्होंने गलवान में, उन्होंने लद्दाख में, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी जमीन चीन के साथ है उसके ऊपर हमेशा प्रश्न किए हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को लज्जित किया है बार बारी उल्टे सीधे सवाल करके राजनीतिक पटल पे, और वो राजनीति में भारतीय सेना को हमेशा घसीटते रहे हैं चीन के ऊपर। और ये जबरदस्ती का घसीटना है, बिकॉज भारत की सेनाओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो बस वो देश की सेवा के लिए हैं, जो सरकार का काम है और जो सही काम है वो करेंगे। परंतु राहुल गांधी का एम हमेशा से ये रहा है, और पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं, जब से उनका वो सिग्नेचर हुआ है, जिसके बारे में कांग्रेस बात नहीं करना चाहती है, जिस एग्रीमेंट के बारे में सब कारपेट के नीचे उस एग्रीमेंट को धकेल रहे हैं,
वो एग्रीमेंट जब से साइन हुआ है तब से हर चीज में जो है राहुल गांधी चीन का साथ देते हुए दिख रहे हैं। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो चीन के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा देश इसमें लूज आउट करता है वो चीन है। चीन की एंट्री इंडियन ओशन में एक तरह से हमारी निगरानी में ही होगी। उसके बाद उसके सारे जहाज जो साउथ चाइना सी से आके भारतीय महासागर में घुसते हैं वो हमारी निगरानी में घुसेंगे। और हम वहां पर इतनी क्षमता रखेंगे कि हम उसकी वो रास्ता बंद कर दें, जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है। वो हम क्षमता रखते हैं। और अगर यदि हम वो बंद कर दें तो उसके सारे जहाजों को दक्षिण में जाके करीब 1,000 किलोमीटर नीचे से घूम के आना पड़ेगा। और बाय द वे चीनियों के बाकी कोई दोस्त नहीं है, ना इंडोनेशिया दोस्त है, ना फिलीपींस दोस्त है, ना ब्रुनई दोस्त है, ना मलेशिया दोस्त है। उनके ये सब दोस्त नहीं है। बिकॉज सारे के साथ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। पैरासेल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। देन जापान के साथ उनको आइलैंड्स के डिस्प्यूट है। साउथ कोरिया के साथ तो उनका है ही डिस्प्यूट पे। तो मतलब आप सर, समझ मैं रहे हैं कि ये चीन आपकी कैसे बढ़ते आपके जा रहा पास है। आपकी बातचीत से मैं जो समझ रहा हूं, आप एक पूर्व वायु सैनिक हैं, एयर कमोडोर जैसे पद से रहे हैं और 35 साल भारतीय वायुसेना को जिया है सर। आप भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना को की रग रग से वाकिफ हैं। आपने भोगा नहीं है सेना को, आपने जिया है, इसलिए आप वो दर्द बयान कर रहे हैं और सच बयान कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जहां तक है, इस प्रोजेक्ट को सर डर्टी पॉलिटिक्स के कंबल के नीचे ले जाके बंद करना चाहते हैं। लेकिन सर लगता नहीं है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है जहां तक पहुंच गई है, भाई वो केंद्र सरकार जो कहती ग्रेट निकोबार जो है प्रोजेक्ट, वो राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अहम है। ये परियोजना बिल्कुल अंडमान बिल्कुल। सागर और दक्षिण पूर्व एशिया में सर भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगी। वही आपकी बात ही दोहरा रहा हूं। और इससे जी हिंद महासागर में समुद्री निगरानी और रक्षा क्षमता बढ़ेगी। तो जी साथ ही साथ सरकार सर इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब और भारत की एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बता लुक रही है। ईस्ट। और उस हाँ पर लुक ईस्ट, लुक ईस्ट, अटल जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी, बिल्कुल सही है। जी और उस पे राहुल गांधी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब राहुल जी गांधी सर पॉलिटिकल अपने दुश्मन कम हो, लेकिन देश के दुश्मन ज्यादा हैं, नीतियों के दुश्मन ज्यादा हैं। जहां देश की सरहदों की सुरक्षा करी जा रही है, कोशिश की जा रही है, उनमें भी कहीं ना कहीं वो छेद लगाने की तैयारी में बैठे। मतलब वसूली लेके बैठे हैं कि हमको यहाँ होल करना है, ताकि चीन, पाकिस्तान, इस तरीके के जो भारत के दुश्मन देश हैं, वो उसमें झांक के देख सकें। और भारत की मौजूदा हुकूमत जो है इन छेदों को बंद कर रही है। तो सर, जब सांप का बिल बंद किया जाता है तो तिल मिलाता है अंदर, या तो घुट के मर जाता है हम्म। और या वो डसता है बाहर निकल के। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं नहीं संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस देश की जनता जब तक साथ है, देखिए ये सरकार जो है देश की जनता ने बनाई है। पिछले 2 टर्म से और ये तीसरा टर्म मोदी जी का चल रहा है, ये सरकार उन्होंने देश की जनता ने बनाई है। और जो देश की जनता चाहेगी वो होगा। तो राहुल गांधी के बोलने ना बोलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सरकार पे तो डेफिनेटली नहीं पड़ता है, बिकॉज उनका प्लान बिल्कुल ही उल्टा है। लेकिन देश की जनता जब तक सरकार के साथ है तब तक राहुल गांधी के बोलने से, एक आदमी के बोलने से, और एक, मैं जैसा आपने बोला कि जब सांप के बिल का मुंह बंद कर दिया है तो वो बिलबिला रहा है, तो ये बिलबिलाहट जो है इससे इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे विचार से सर, इसको जबरदस्ती की राजनीति करने से इस बात पे कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये कमोडोर कार्तिकेय काले साहब, इस मुद्दे पे बात करने के लिए तो आपका स्टेटमेंट की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा।